नमस्कार। आज हम भारतीय राज व्यवस्था और शासन की जड़ों को टटोलने निकले हैं। कैसे बना हमारा संविधान और उससे पहले कौन से कानून और विचार थे जिन्होंने इसकी नींव रखी। जी नमस्कार। हमारे पास घटना चक्र राज व्यवस्था एवं शासन 2022 के जरूरी हिस्से हैं और हमारा मकसद है इनमें से वो खास बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि भारत की शासन प्रणाली कैसे विकसित हुई। बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प सफर है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। कहाँ से बात शुरू की जाए? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से ही इसकी शुरुआत दिखती है? बिल्कुल, कंपनी राज के दौरान ही आज की व्यवस्था की कई कड़ियां जुड़नी शुरू हो गई थी। मिसाल के तौर पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखिए। हाँ, इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को साफ तौर पर अलग किया। मतलब व्यापार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते रहे, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। अच्छा। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह था। एक तरह से ये भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ाने का एक अहम कदम था। यानी कंपनी से व्यापार नहीं बल्कि शासन भी कर रही थी और ब्रिटिश सरकार उस शासन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। सही कहा। और फिर गवर्नर जनरल को भी खास अधिकार दिए गए। हाँ, 1786 में एक छोटा सा एक्ट आया था। उसमें गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के फैसलों को खास हालात में, मतलब विशेष परिस्थितियों में नकारने की ताकत दी। ये छोटी बात लगती है, पर इससे गवर्नर जनरल का पद बहुत शक्तिशाली हो गया। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। सुना है ये भी काफी महत्वपूर्ण था। बहुत ज्यादा। इसने 2-3 बड़े बदलाव किए। पहला, कानून बनाने की प्रक्रिया में आप कह सकती हैं भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई। नाम मात्र के लिए ही सही, पर शुरुआत तो हुई। ठीक है। दूसरा, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसीज को फिर से कुछ विधायी शक्तियां दी गईं। मतलब शक्तियों का थोड़ा विकेंद्रीकरण हुआ। ओके। और तीसरा, और ये काफी अहम है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। यानी बिना विधान परिषद की मंजूरी के कानून बना सकने की ताकत। अच्छा, तो अध्यादेश की शक्ति यहाँ से आई। लेकिन क्या हमारे राष्ट्रपति की आज की अध्यादेश शक्ति, मतलब अनुच्छेद 123, यहीं से ली गई है? देखिए, पूरी तरह से नहीं। हाँ, बीज यहाँ दिखता है, ये कह सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का जो ढांचा है वो ज्यादातर 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्रेरित है। अच्छा। 1935 का एक्ट इस मामले में ज्यादा सीधा स्रोत है। तो फिर 1935 का अधिनियम पर आते हैं। इसे अक्सर भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, लेकिन साथ ही इसे संवैधानिक निरंकुशता लाने वाला भी कहते हैं। ये विरोधाभास क्यों? हाँ, ये विरोधाभासी इसकी खासियत है, कह सकते हैं। ये ब्रिटिश संसद का बनाया सबसे लंबा और शायद सबसे पेचीदा कानून था भारत के लिए। इसमें भारत के लिए एक संघ यानी फेडरेशन, एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे जैसी बड़ी-बड़ी बातें थीं। सब कुछ एक संविधान जैसा दिखता था। हाँ। लेकिन असली लगाम जो है वो ब्रिटिश संसद के हाथ में ही रही। भारतीयों को अधिकार दिए तो है, पर सीमित थे और ब्रिटिश नियंत्रण के तहत। इसीलिए इसे संवैधानिक निरंकुशता कहा गया। मतलब संविधान का ढांचा तो है, पर पूरी आजादी नहीं, नियंत्रण है। और इसी ने केंद्र में द्वैध शासन और अखिल भारतीय महासंघ की बात की थी। जी हाँ, प्रांतों से द्वैध शासन खत्म करके उन्हें स्वायत्तता दी गई, लेकिन केंद्र में इसे लागू कर दिया। मतलब संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया। आरक्षित विषय जैसे रक्षा, विदेश मामले, वो गवर्नर जनरल के पास रहे और हस्तांतरित विषय मंत्रियों को दिए गए। और महासंघ? हाँ, एक अखिल भारतीय महासंघ बनाने का प्रस्ताव रखा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और रजवाड़े शामिल होते। हालांकि रजवाड़े इसमें शामिल नहीं हुए, तो ये महासंघ असल में कभी बन नहीं पाया, कागज पर ही रह गया। चलिए अब असली संविधान निर्माण पर आते हैं। एक संविधान सभा हो जो भारतीयों का संविधान बनाए, ये विचार सबसे पहले कहाँ से आया? ये मांग सबसे पहले, जहां तक मुझे याद है, स्वराज पार्टी ने 1934 में उठाई थी। अच्छा। उनका कहना था कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का हक होना चाहिए और इसके लिए वयस्क मताधिकार से चुनी गई एक संविधान सभा बननी चाहिए। और इस विचार को हकीकत बनाने में कैबिनेट मिशन 1946 वाला, उसकी क्या भूमिका रही? कैबिनेट मिशन ने ही वो व्यावहारिक फॉर्मूला दिया जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि प्रांतों को उनकी आबादी के अनुपात में सीटें मिलेंगी। मोटे तौर पर कहें तो 10 लाख पर एक सीट। और इन सीटों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्य करेंगे।
यानी अप्रत्यक्ष चुनाव था ये। ठीक है। इसी के आधार पर जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए और संविधान सभा बनी। सभा के पहली बैठक और उसके अध्यक्ष के बारे में कुछ बताइए। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार था। अच्छा। लेकिन 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और फिर वही अंत तक अध्यक्ष रहे। और ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, उसका क्या काम था? देखिए, प्रारूप समिति संविधान का मसौदा तैयार करने वाली सबसे अहम समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। जी। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया। बहुत बहसें हुईं और संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया, जिस पर फिर संविधान सभा में काफी लंबी चर्चा हुई। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका इतनी केंद्रीय थी कि उन्हें संविधान का मुख्य निर्माता या चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। एक इतिहासकार है ग्रेनेवेल ऑस्टिन। उन्होंने कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इसका क्या मतलब समझा जाए? हाँ, ऑस्टिन ने ये अपनी किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये उस वक्त की मतलब राजनीतिक सच्चाई को दिखाता है। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस की भारी जीत हुई थी, तो जाहिर है संविधान सभा में भी उनका जबरदस्त बहुमत था। सही। ऑस्टिन का ये कथन इसी प्रभुत्व को दिखाता है कि सभा में कांग्रेस का दबदबा था और उस समय कांग्रेस ही काफी हद तक भारत की आवाज मानी जाती थी। अब संविधान के लागू होने पर आते हैं। इसे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? कुछ खास वजह? हाँ, खास वजह थी। संविधान बनकर तैयार तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था और उसी दिन इसे अंगीकार भी कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। जी। लेकिन इसे पूरी तरह लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया, क्योंकि कांग्रेस ने दिसंबर 1929 के अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अच्छा, ये बात है। तो उसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए ये तारीख चुनी गई। और संविधान की बनावट, कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, क्या ये संख्या तब से बदली है? जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन जैसा आपने कहा, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव होते रहे हैं। आज अगर हम गणना करें तो करीब 25 भाग हो गए हैं, क्योंकि नए भाग जैसे 4A, 9A वगैरह जुड़े हैं। हाँ। अनुच्छेद भी उप अनुच्छेदों को मिला लें तो 450 से काफी ज्यादा हैं और अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां बाद में संशोधनों के जरिए जोड़ी गईं। 7वीं अनुसूची बहुत अहम है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य, समवर्ती। कुछ उदाहरणों से समझाएंगे, जैसे जनगणना किसका विषय है, पुलिस। जरूर। देखिए, कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे। और आपने पूछा जनगणना, तो हाँ, जनगणना भी संघ सूची में है। ठीक है। कुछ मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं, जैसे पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये राज्य सूची में आते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, विवाह, आर्थिक और सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण। ये समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में है। और अगर दोनों में टकराव हो जाए? अगर दोनों के कानून में टकराव हो तो आमतौर पर केंद्र का कानून ही मान्य होता है। अच्छा, और जो विषय इन तीनों में कहीं नहीं है, जैसे आजकल साइबर कानून या अंतरिक्ष अनुसंधान की बातें होती हैं? हाँ, ऐसे विषय जो किसी सूची में नहीं है, वो अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स कहलाते हैं और ये संविधान के अनुसार केंद्र के पास होती हैं। और 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों आदिवासी इलाकों से जुड़ी हैं, इनमें क्या खास फर्क है? ये अच्छा सवाल है। दोनों ही अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से जुड़ी हैं, पर इनका दायरा अलग है। 6ठी अनुसूची सिर्फ 4 राज्यों पर लागू होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, सिर्फ 4। हाँ, इनके आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है, जहां स्वायत्त जिला परिषदें, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। जबकि 5वीं अनुसूची इन 4 राज्यों को छोड़कर देश के बाकी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में सामान्य प्रावधान करती है। समझ गई।
अब आते हैं संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पर। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसका क्या महत्व है और क्या ये हमेशा से संविधान का हिस्सा मानी गई? देखिए, प्रस्तावना महज एक परिचय नहीं है। ये संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों का सार है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये बताती है कि हमारा संविधान क्या हासिल करना चाहता है। इसे नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बनाया गया था, जिसे संविधान सभा ने जनवरी 1947 में स्वीकार किया था। रही बात हिस्सा होने की, तो शुरुआत में 1960 के बेरोबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला और साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो अब ये हिस्सा है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि प्रस्तावना कोर्ट में लागू नहीं कराई जा सकती, मतलब इसके आधार पर आप केस नहीं कर सकते, पर यह संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन का काम करती है। और इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। और ये मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत ये क्या है? आपने जिक्र किया इसका। हाँ, ये केशवानंद भारती मामले की ही सबसे बड़ी देन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी कर सकती है, लेकिन वो संविधान की बुनियादी विशेषताओं को, उसके मूल चरित्र को नहीं बदल सकती। जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका। कोर्ट ने कहा कि ये सब संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। क्या क्या मूल ढांचा है, इसकी कोई निश्चित सूची नहीं है। कोर्ट समय समय पर बताता रहता है। ये संसद की संशोधन शक्ति पर एक महत्वपूर्ण सीमा है। भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, ब्रिटेन की तरह। इसका क्या मतलब है? और ये अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली से कैसे अलग है? संसदीय प्रणाली का मतलब है कि कार्यपालिका यानी सरकार, विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह होती है। जो मंत्री होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। हाँ। और सरकार तभी तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल हो। असली शक्तियां प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती हैं, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और अमेरिका में? लेकिन कुछ बदलावों के साथ। लेकिन भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में भी एक बड़ा फर्क है, न्यायिक पुनराविलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का, है ना? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फर्क है। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। अगर कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का, खासकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। ये शक्ति हमने अमेरिका से प्रेरित होकर अपनाई है। ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना जाता है। वहां अदालतों के पास संसद के कानूनों को इस तरह रद्द करने की शक्ति नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इन शब्दों का क्या मतलब है, थोड़ा और साफ करेंगे? जरूर। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, यानी जनता का शासन। सत्ता का स्रोत जनता है, सरकार जनता चुनती है और उसी के प्रति जवाबदेह है। ठीक है। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, यानी देश का मुखिया जो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो कोई वंशानुगत राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि चुना हुआ व्यक्ति होगा। भारत के मुखिया राष्ट्रपति हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसलिए हम लोकतांत्रिक भी हैं और गणराज्य भी। और कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की सोच संविधान में कहाँ दिखती है? ये सोच मुख्य रूप से संविधान के भाग 4 में दिखती है, यानी राज्य के नीति के निदेशक तत्वों या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP में। अच्छा। ये तत्व सरकार को निर्देश देते हैं कि वो नीतियां बनाते समय सामाजिक और आर्थिक न्याय का ध्यान रखे, लोगों का कल्याण करे, असमानता कम करे, खासकर कमजोर वर्गों का उत्थान करे। हालांकि ये कोर्ट में लागू नहीं कराए जा सकते, मतलब इनके आधार पर आप सरकार पर केस नहीं कर सकते, पर अनुच्छेद 37 कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अब आते हैं भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों पर। ये क्या है और क्या इन्हें छीना जा सकता है? मौलिक अधिकार वो बुनियादी हक हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है, बिना किसी भेदभाव के। जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30।
ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी माने जाते हैं और ये सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाते हैं। सामान्य हालात में इन्हें छीना नहीं जा सकता। लेकिन आपातकाल में, हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 358 और 359 के तहत कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसका दायरा तो पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है। सुना है निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी इसी में शामिल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुच्छेद 21 शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत उदार तरीके से की है। जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य का अधिकार, आश्रय का अधिकार और हाँ, जैसा आपने कहा, पुट्टास्वामी मामले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि निजता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 का ही एक अभिन्न हिस्सा है। शिक्षा का अधिकार भी अब मौलिक अधिकार है। जी, 86वें संविधान संशोधन 2002 से अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है। इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ये बहुत बड़ा कदम था। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है? वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, या फिर अपने राज्य के हाई कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। अच्छा। कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कई तरह के आदेश या रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्शुरारी और अधिकार प्रच्छा को वारंटो। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, क्योंकि ये अधिकारों को लागू कराने का जरिया देता है। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। मौलिक कर्तव्य कब और क्यों जोड़े गए? क्या वोट डालना भी मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, बाद में जोड़े गए। हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। इन्हें संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। उस समय 10 कर्तव्य थे। फिर 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जो माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इनका उद्देश्य नागरिकों को उनके राष्ट्रीय दायित्व याद दिलाना है, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना आदि। लेकिन ये मौलिक अधिकारों की तरह कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व ज्यादा हैं। और जहां तक वोट डालने की बात है, वो एक महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार और जिम्मेदारी है, पर वो अनुच्छेद 51 क में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ठीक है। अब कार्यपालिका की बात करें तो संघ की असली शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है, पर औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या आम जनता वोट डालती है? नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता नहीं करती। ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो राष्ट्रपति को चुनता है। उसमें कौन कौन होते हैं? इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड नहीं, और साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल हैं। और उपराष्ट्रपति? वो तो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। उनका चुनाव कैसे होता है? हाँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन उनका निर्वाचक मंडल अलग है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। विधानसभाओं के सदस्य इसमें वोट नहीं डालते। क्या कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो संसद का सदस्य ना हो? हाँ, बन तो सकता है। हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है। लेकिन कोई शर्त भी है? बिल्कुल। अनुच्छेद 75(5) ये कहता है कि अगर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही है, नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाता,
तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पद है CAG, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनका क्या काम है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका मुख्य काम भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों के सभी तरह के खर्चों का हिसाब किताब जांचना है, यानी ऑडिट करना। अच्छा। ये देखते हैं कि सरकारी पैसा नियमों के अनुसार और सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं। ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट केंद्र के मामले में राष्ट्रपति को और राज्यों के मामले में संबंधित राज्यपाल को सौंपते हैं। फिर ये रिपोर्टें संसद और राज्य विधानमंडलों में लोक लेखा समिति PAC के सामने रखी जाती हैं। ये पद भारतीय लोकतंत्र में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब विधायिका यानी संसद पर आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन। क्या राज्यसभा के पास कोई ऐसी खास शक्ति है जो लोकसभा के पास नहीं है? हाँ, राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए उसे कुछ विशेष शक्तियां मिली हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं। 2 मुख्य हैं। बताइए। 1. अनुच्छेद 312 के तहत अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ये संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी है, तो संसद कोई नई अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS, IPS होती हैं, बना सकती है। अच्छा, ये सिर्फ राज्यसभा ही शुरू कर सकती है? हाँ, इसकी पहल राज्यसभा ही कर सकती है। दूसरी शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत। अगर राज्यसभा इसी तरह 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्रीय हित में जरूरी है, तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी 1 साल के लिए कानून बना सकती है। सामान्य तौर पर राज्य सूची के विषयों पर सिर्फ राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। और धन विधेयक यानी मनी बिल के मामले में तो लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल, वित्तीय मामलों में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर। लोकसभा से पास होने के बाद जब वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा उसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। वो उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, सिर्फ सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें मानना या ना मानना लोकसभा की मर्जी है। अगर 14 दिन में राज्यसभा बिल वापस नहीं करती, तो उसे दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। और ये कौन तय करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? ये निर्णय लेने का अंतिम अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर का होता है। उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। संसद अपना बहुत सारा काम समितियों के जरिए करती है। 2 बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति PAC और प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी। इनमें क्या मुख्य फर्क है? हाँ, ये दोनों बहुत अहम समितियां हैं। लोक लेखा समिति यानी PAC में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य काम CAG की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करना होता है। ठीक है। जबकि प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट्स कमेटी में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। इसका काम सरकारी खर्चों में कैसे किफायत बढ़ती जा सकती है, यानी मितव्ययता, इकोनॉमी कैसे लाई जा सकती है, इसके बारे में सुझाव देना है। इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहते हैं। न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अभिभावक या गार्जियन कहा जाता है। इसकी एक खास शक्ति है परामर्शी अभिकार्यता यानी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये क्या है? हाँ, ये अनुच्छेद 143 के तहत आती है। इसके अनुसार अगर राष्ट्रपति को कभी ऐसा लगता है कि कानून, विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उठ गया है जो सार्वजनिक महत्व का है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना जरूरी है, तो वो उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के पास राय के लिए भेज सकते हैं। तो क्या कोर्ट को राय देना जरूरी है और क्या वो राय सरकार पर बाध्यकारी है? देखिए, इसमें 2 स्थितियां हैं। अगर मामला किसी संधि या समझौते से जुड़ा है जो संविधान लागू होने से पहले हुआ था, तो कोर्ट को राय देना अनिवार्य है। अन्य मामलों में कोर्ट राय देने से इनकार भी कर सकता है। और जहां तक बाध्यकारी होने का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई ये राय सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। ये महज एक सलाह होती है। राज्यों में भी विधानमंडल होते हैं, विधानसभा, और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी। ये विधान परिषद कैसे बनाई या हटाई जा सकती है? इसका प्रावधान अनुच्छेद 169 में है।
अगर किसी राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इस आशय का एक संकल्प पारित कर दे तो संसद कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद बना सकती है, या अगर पहले से है तो उसे खत्म कर सकती है। यानी आखिरी फैसला संसद का होता है, राज्य विधानसभा की सिफारिश पर। जी हाँ। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर आयोग बने हैं। सरकारिया आयोग काफी चर्चित रहा है। इसका गठन क्यों हुआ था और इसकी मुख्य सिफारिश क्या थी? सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसकी कई सिफारिशें थीं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के बारे में थी। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। आयोग ने कहा था कि इसका इस्तेमाल बहुत ही कम, असाधारण परिस्थितियों में और अंतिम उपाय के तौर पर ही किया जाना चाहिए। आपातकालीन प्रावधानों की बात करें तो 3 तरह के आपातकाल हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन। जी, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। हाँ, जब भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद की मंजूरी कितने समय में चाहिए होती है? अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो उसे घोषणा जारी होने के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित यानी अप्रूव कराना जरूरी होता है। अगर 1 महीने में अनुमोदन नहीं मिलता तो घोषणा अपने आप खत्म हो जाती है। पहले ये समय ज्यादा था शायद? हाँ, 44वें संशोधन 1978 से पहले ये अवधि 2 महीने थी, जिसे घटाकर 1 महीना कर दिया गया। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के लिए योग्यता में भी कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, बिल्कुल। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने ले ली है। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के लिए 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। क्या बदलाव हुआ? पहले केवल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही NHRC के अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन अब संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस या अन्य जज इसका अध्यक्ष बन सकता है। मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल किस संशोधन से हुई थी? ये बहुत बड़ा बदलाव था ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था। ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा किया गया था। इसे 1989 में लागू किया गया था। इसने देश के करोड़ों युवाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। ये प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई है। किस संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और क्यों? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपातकाल के दौरान लाया गया था और इसने संविधान के बहुत सारे हिस्सों में व्यापक बदलाव किए थे। प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। हालांकि बाद में इसे कोर्ट ने बदल दिया। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, जिसे बाद में फिर ठीक किया गया। मतलब इतने सारे बदलाव थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। और हाल का 105वां संशोधन 2021 क्या था? 105वां संशोधन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBCs की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार फिर से देने के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इस पर कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे इस संशोधन ने दूर किया। आखिर में स्थानीय स्वशासन, पंचायतें और नगरपालिकाएं, 73वां संशोधन पंचायतों से जुड़ा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 73वां संशोधन 1992 का मुख्य उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यानी शक्ति को नीचे गांव स्तर तक पहुंचाना। अच्छा। इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। संविधान में एक नया भाग 9 और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायतों के 29 विषय जोड़ी। इसका लक्ष्य था कि गांव के लोग अपने स्थानीय मामलों के फैसले खुद ले सकें और विकास प्रक्रिया में सीधे भागीदार बने। इसने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, ग्राम, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक, तालुका और जिला स्तर पर का प्रावधान किया। ये त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ये सुझाव सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था।
इसीलिए बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार भी कहा जाता है। अच्छा, बलवंत राय मेहता। जी। तो ये थी भारतीय राज व्यवस्था और शासन के विकास की एक, कह सकते हैं, संक्षिप्त सी झलक। कैसे कानूनों, बहसों, आंदोलनों और ज़रूरतों ने मिलकर हमारे संविधान और आज की शासन व्यवस्था को गढ़ा है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लगातार विकसित होने वाली चीज है, एक जीवंत दस्तावेज है। इसकी व्याख्या समाज की बदलती जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से होती रहती है, चाहे वो संसद द्वारा किए गए संशोधनों से हो या फिर अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों और व्याख्याओं से। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ श्रोताओं के सोचने के लिए। संविधान निर्माताओं ने यकीनन बहुत दूरदर्शिता से काम लिया, इतने व्यापक प्रावधान बनाए, लेकिन आज भी हमें लगातार नए कानून, संशोधन और नई न्यायिक व्याख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो क्या ये दिखाता है कि मूल संविधान कहीं ना कहीं आज की जरूरतों के लिए अपर्याप्त हो गया है, या फिर ये उसकी खूबी है, उसकी अनुकूलनशीलता है कि वो इतना लचीला है कि बदलती दुनिया और समाज की नई चुनौतियों के साथ खुद को ढाल सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।